गुड मॉर्निंग एमसीएल साथियों। मैं आज का होस्ट डॉक्टर आशीष शुक्ले आप सभी का इस रिवॉल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड 148 में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का ये वेबिनार एक टेलीविज़न प्रसारण की तरह है जिसमें आप मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख क्या सुन नहीं सकता। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप अपने साथ एक नोटपैड और पेन रखिएगा, क्योंकि इस वेबिनार के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको दिखाई जाएंगी, बताई जाएगी और सिखाई जाएंगी। तो कृपया आप इसे नोट कर लीजिएगा। साथ में अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिएगा और एक पानी की बोतल लेकर बैठना भी मत भूलिएगा। दोस्तों, हम लगभग 5 सालों से या उससे भी ज़्यादा समय से इस ऑर्गेनाइजेशन से यानी मिराक इन्फ्लुएंस लिमिटेड से जुड़े हुए हैं और अब समय आ चुका है कि जो कुछ बातें, जो सपने हमने संजोए थे, जो हमारे किसान भाई, जो एमएसएस, जो एमपीओ ओनर, इन सभी को जो वादे हमने किए थे वो वादा निभाने का समय आ चुका है दोस्तों। जी हाँ, अब तनिक भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, तो हम निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं इस प्रोजेक्ट वीडियो के साथ। साउंड इनेबल कीजिए आईटी टीम। स्टार्ट। साथियों, अब आपके सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी जिसके ऊपर एमसीएल, शपथ, मिशन और विजन शेयर किया जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप आपके मन में मेरे साथ दोहराइएगा। एमसीएल के लिए शपथ। मैं डॉक्टर आशीष बबनराव उगले मिराक इन्फ्लुएंस लिमिटेड का सदस्य हूँ और अपने पूरे होशोहवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूँ। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों को पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार
कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीके से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपनी हर चरण में प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें, ना ही इसकी फोटोकॉपी छायांकित प्रत तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दे, हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहे। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दे। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करे। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ाने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समयनिष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषण माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाए। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। और साथियों, आज का थॉट ऑफ द डे है, हर नया दिन अपने साथ एक नई उम्मीद लाता है, बस विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जी हाँ दोस्तों, हमें जिंदगी में कितनी बाधाएं आए, कितने भी हमारे रास्ते के बीच में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना है, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी कि जब मुक्केबाजी का सामना होता है तो इस मुक्केबाजी के सामना यानी बॉक्सिंग के जब कोई फाइट चली होती है तो इस फाइट में जो मुक्केबाज होते हैं एक दूसरे को मुक्का मारते हैं, यानी पंच करते हैं, और पंच करने के बाद में जो अपोजिट वाला जो पहलवान होता है या बॉक्सर होता है वो नीचे गिर जाता है। तो ऐसे हालात में क्या होता है कि अगर कोई बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को कितनी बार भी क्यों ना मारे, अगर वो नीचे गिरता है तो यह हार नहीं होती। हार जब होती है तब वो नीचे गिरा हुआ बॉक्सर खड़ा रहने के लिए मना कर दे, अरे वो खड़ा ही रहने के लिए अपनी मानसिकता खो दे, तब वो पराजय घोषित किया जाता है। तो इसी तरह से हमारे जिंदगी में भी कितनी बार छोटी छोटी बाधाएं क्यों ना है, कभी हमें हारना नहीं चाहिए। फिर यानी डिफीट जब भी घोषित होती है, पराजय जब भी घोषित होता है जब हम खड़ा रहने का हौसला ही खो देते हैं। तो खड़ा रहने का हौसला हमने नहीं खोना है, कितनी भी समस्या क्यों ना है हमें खड़ा रहना है। तो ऐसे ही
अडिग रीत्या खड़े हुए कुछ हमारे एमसीएल परिवार के सदस्य हैं और इसी मंच पर एक ऐसे ही हमारे एमसीएल परिवार की डॉटर ऑफ एमसीएल को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपनी शिक्षा बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स में पूरी की है। अभी वो एक फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में कार्यरत है और बहुत अच्छी तरह से अपने पिता का हाथ बढ़ाते हुए इस संकट के समय में उन्होंने अपने तहसील में कार्य कर रही है। तो लेट्स वेलकम ऑल द वे फ्रॉम इगतपुरी तहसील मिस हेतल तरे मैम। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद सर, मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए और मेरा परिचय देने के लिए। आज मैं अब सभी के सामने एक प्रेरणादायी प्रेरणादायी कहानी सुनाने जा रही हूँ, तिलक मेहता के बारे में। तिलक मेहता मुंबई में रहने वाले एक छात्र थे। जब वे केवल 13 वर्ष के थे, तब एक दिन वे अपनी जरूरी किताब अपने चाचा के घर भूल आए। उन्होंने वह किताब तुरंत चाहिए थी, लेकिन उसे जल्दी घर तक पहुंचाने का कोई आसान तरीका नहीं था। तब तिलक के मन में एक नया विचार आया। उन्होंने सोचा कि मुंबई के डब्बे वाले रोज समय पर टिफिन पहुंचाते हैं, तो वे छोटे पार्सल भी पहुंचा सकते हैं। उन्होंने सोचा कि हम इससे कोई नया तरीका यूज करते हैं। उन्होंने पेपर एंड पार्सल नाम की कंपनी शुरू की। इस कंपनी के माध्यम से लोग अपने कागज, किताबें और छोटे पार्सल जल्दी और कम खर्चे में एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। लोगों को ये सेवा बहुत पसंद आई और उनकी कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। अपनी छोटी उम्र में ही तिलक एक सफल युवा उद्यम बन गए। उनकी मेहनत और अच्छे विचार के लिए उन्हें कई सम्मान पुरस्कार भी मिले। उन्होंने यंग एंटरप्रेन्योर के रूप में पहचान मिली और उनकी सफलता की कहानी पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। तिलक मेहता की कहानी हमें सिखाती है, उम्र कभी भी सफलता का रास्ता में बाधा नहीं डालती है। अगर हमारे पास अच्छे विचार, मेहनत और आत्मविश्वास हो, तो हमें बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। धन्यवाद। नैतिक शिक्षा, अच्छी सोच, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से हर सपने पूरे किए जा सकते हैं। अब मैं हमारे आज के अ, वक्त का परिचय देने वाली हूँ। महबूब अली जी सालंगपुर गांव, सांडली, हरदोई, उत्तर प्रदेश के निवासी है। उन्होंने बीए की शिक्षा प्राप्त की है। वे पिछले 20 वर्षों से डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और अपना अनुभव एवं मेहनत के लिए जाने जाते हैं। अब मैं महबूब अली जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर अपना विषय प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मेरा परिचय देने के लिए। अब मैं चाहूंगा अपनी मैनेजमेंट टीम को धन्यवाद देता हूं, जो जिन्होंने मुझे इतने बड़े मंच पर आमंत्रित किया है और बोलने का मौका दिया है। आज फ्राइडे वेबिनार का टॉपिक है मिल्क प्रोसेस से बनने वाले एक महत्वपूर्ण उत्पाद खोया पर चर्चा करने का। आइए संक्षेप में इसकी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट। खोया। खोया या मावा दूध का तेज आंच पर पकाकर उसका पानी सुखाकर एक गाढ़ा डेयरी उत्पाद बनाते हैं। भारतीय मिठाइयों जैसे गुलाब जामुन, पेड़ा और बर्फी का ये मुख्य आधार है। नेक्स्ट। खोया 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पिंडी, नंबर 2 ढप जिसको दानेदार भी कहते हैं, नंबर 3 चिकनिया। नेक्स्ट। पिंडी खोया बहुत ठोस और आकार देने योग्य होता है। पेड़ा और गुलाब जामुन के लिए उपयुक्त है। इस खोए को हम गाय के दूध से निर्मित करते हैं। ढप खोया भैंस के दूध से बनाया हुआ एक नरम, ढीला और दानेदार पदार्थ है। बर्फी के लिए उपयुक्त होता है।
चिकनिया खोया, कतली खोया ये बहुत चिकना होता है और इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। निर्माण की प्रक्रिया, दूध उबालना, कढ़ाई में दूध डालकर तेज आंच पर उबाला जाता है, लगातार चलाना। दूध को लगातार करछी से चलाया जाता है ताकि वो कढ़ाई के तले में ना पकड़े ना जले और हमारा खोया बेहतरीन बने। खोया तैयार होना, जब दूध गाढ़ा होकर पेस्ट जैसा बन जाता है तो आंच बंद करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। खोए का उपयोग मिठाइयों या गुलाब जामुन, कलाकंद, मावा, पेड़ा, बर्फी और गुजिया बनाने में है। मुख्य व्यंजन मुगलाई और उत्तर भारतीय ग्रेवी को गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाने के लिए जैसे मलाई कोफ्ता या शाही पनीर इत्यादि में प्रयोग होता है। पोषण संबंधी, इस खोए में एनर्जी लगभग 400 से 450 कैलोरी हो प्रति 100 ग्राम में कैलोरी होती है। प्रोटीन, इसमें वसा की भरपूर मात्रा होती है। कैल्शियम, कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए अच्छा होता है, जो हमारे हड्डियों और दांतों को काफी मजबूत बनाता है। माओ में मिलावट, अक्सर खोए में स्टार्च, मैदा या डिटर्जेंट जैसी चीजें मिलाई जाती हैं। जांच, आयोडीन टेस्ट के जरिए आप मिलावटी स्टार्च की पहचान कर सकते हैं। खोए में आयोडीन डालने पर अगर रंग नीला हो जाए तो इसमें मिलावट है। 1 चम्मच खोया लें और उसे थोड़े से गर्म पानी में अच्छी तरह घोल लें। अब इस मिश्रण में आयोडीन सोल्यूशन की कुछ बूंदें डालें। यदि घी का रंग बदलकर नीला हो जाता है तो समझे कि खोए में स्टार्च या मैदे की मिलावट की गई है। खोए के एक छोटे से टुकड़े को अपनी हथेली पर रखकर रगड़ने से अगर खोया असली है तो पिघलने लगेगा और हथेली पर प्राकृतिक घी की महक आएगी और चिकनाई छूट जाएगी। यदि खोया नकली या रबर जैसा टाइट है, हथेली पर चिपकने लगे या साबुन जैसी महक आए तो वो मिलावटी है। थर्ड टेस्ट, गर्म पानी और चीनी का टेस्ट। एक बर्तन में थोड़ा खोया लें और उसमें थोड़ी चीनी मिलाएं। इसे गर्म करने पर यदि खोया घी के बजाय पानी छोड़ने लगे तो ये मिलावटी मावा है। खोया बिजनेस, औसतन ये 10 से 20 रुपए तक प्रति किलोग्राम प्रॉफिट मार्जिन होता है। ये मार्जिन आपकी दूध की खरीद और कीमत पर बिक्री के तरीके पर निर्भर करता है। खोया बनाने के तरीके पारंपरिक या मशीनों पर निर्भर करता है। उत्पादन अनुपात, आमतौर पर 4 से 5 लीटर दूध से 1 किलोग्राम खोया तैयार होता है। लागत और मुनाफा, यदि आप पारंपरिक तरीके से काम करते हैं तो लागत कम निकलती है। अगर आप इसको मशीनों से बनाते हैं तो इसमें हमारा 10% तक लाभ अधिक हो जाता है। निष्कर्ष, भारतीय खोया भारतीय मिठाइयों की जान है। इसके बिना पारंपरिक त्योहार और व्यंजनों की कल्पना नहीं की जा सकती है। साथ ही साथ व्यवसाय का बेहतर अवसर प्रदान करता है। आज का यह विषय सतत विकास लक्ष्य के बिन 3 गुड हेल्थ और वेल बीइंग को पूरा करता है, जो एमसीएल का महत्वपूर्ण उद्देश्य में से एक है। थैंक यू। अब वक्त है हमारे सीएमडी एंड सीईओ एमसीएल डॉक्टर श्याम घोलप शिवाजी सर मंच पर आमंत्रित करने का। प्लीज वेलकम सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू महबूब जी, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलप फिर से एक बार आपका ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। शुरुआत करते हैं एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। तो दोस्तों एमसीएल का फंडिंग स्टेटस यह है कि एमसीएल ने फंडिंग की पूरी तैयारी की है। एमसीएल ने फंडिंग का पूरा इंतजाम किया है। एमसीएल ने अपने पूरे परिवार के लिए एक बिजनेस रोडमैप तैयार किया है और उस बिजनेस रोडमैप को पूरा करने के लिए जो फंडिंग चाहिए उसका इंतजाम एमसीएल ने किया है। इसकी पहली ट्रांच भी हमें मिल चुकी है और उसे इस्तेमाल करने की परमिशन भी हमें मिली है। हमारा यह काम अभी बैंकिंग स्तर पर है। बैंकिंग स्तर पर अगर कोई कंपनी पहली बार इतने बड़े फंड को रिसीव कर रही है तो उसके लिए एक चेकलिस्ट गवर्नमेंट ने जारी की है।
उसके अनुसार अलग अलग डिपार्टमेंट का अप्रूवल इस चीज के लिए जरूरी है। इन सभी डिपार्टमेंट का अप्रूवल अभी हमें मिल चुका है, सभी परमिशन हमारे पास है। अभी कोई भी अप्रूवल, कोई भी परमिशन बाकी नहीं है। अभी हमारा ये जो काम चल रहा है उसमें हमें डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट से मिलने हैं, वो भी काम आज पूरा हो रहा है। आज हमें आखिरी डॉक्यूमेंट मिल रहा है। सोमवार के बाद हम कभी भी जैसे वो बोलेंगे हम इस ट्रांजिशन की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, आज हम ऐसे पोजीशन में हैं कि हमारे काम कार्य के लिए, काम के लिए कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिसीजन मेकिंग, कोई भी परमिशन, कोई भी अप्रूवल की बिल्कुल जरूरत नहीं। अभी जो भी काम चल रहा है वो महज एक प्रोसेस, एक फॉर्मेलिटी वो चल रही है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन इसको विलंब थोड़ा सा इसलिए हुआ कि हमारा एमसीएल का जो बिजनेस मॉडल है वो अपने आप में एक यूनिक ऐसा मॉडल है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट या बिजनेस को लेके जो गाइडलाइन बनानी है उसे बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन वही लगा, वो सभी गाइडलाइंस, वो सभी पेपर वर्क पूरा हो रहा है। आज जो बचा हुआ पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वो पूरा हो जाएगा। सोमवार के बाद हम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की या ट्रांजेक्शन की शुरुआत करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, ये पूरी जो प्रोसेस हो रही है ना, ये प्रोसेस पहली और आखिरी बार है, और ये हमारे पूरे फंडिंग की राशि के लिए है। एक बार इसकी शुरुआत हो गई तो आने वाले दिनों में जो ट्रांचेस है वो बिना किसी प्रोसेस के स्मूथ और एफिशिएंट रहेंगे। सिर्फ हमें हर ट्रांच के बाद उसका यूटिलाइजेशन रिपोर्ट गवर्नमेंट को, बैंक को सबमिट करना है, और यह हमारी इन्वेस्टर की टीम अच्छी तरह से करने वाली है। ये इन्वेस्टर की टीम ट्रांचेस डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से कंट्रोल करने वाली है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि हर एक रुपए को हम सही दिशा में, सही पर्पज के लिए, सही विषय के लिए इस्तेमाल करें, और वही ये रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को देने वाली है। और इस फंडिंग के साथ हम अपनी जो लेजिटिमेट लायबिलिटी उसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन साथ ही हमारा जो बिजनेस रोड मैप है उसको पूरा करेंगे, जिसके तहत हम हमारे परिवार के हर एक उद्योजक के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करें, हर एमवीपी, हर एमएसएस, हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करेंगे, जिसमें कम से कम 200 एमकोल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट होगा। और एक बार हमने ये किया तो हमें एस्टेब्लिश करेंगे कि मेरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड, सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, इनकी अपनी मार्केटिंग की यंत्रणा है, और ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। इतना इन्होंने टर्नओवर किया है, इतना इनका प्रॉफिट है। तो एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ हम अपने आप को एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टेब्लिश करेंगे। और उसके बाद अभी ये जो प्रॉब्लम, परेशानी या दिक्कत हमें फंड रिसीव करने के लिए हो रही है, हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इस सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में एक बहुत बड़ी कंपनी करके हम उभरेंगे, जिसमें कई सारी नेशनल, इंटरनेशनल एजेंसीज, कंपनियां निवेश करने के लिए उत्सुक होंगे। यह बात अलग है कि हमारे जो अभी के फंडिंग पार्टनर हैं ये इतने कैपेबल है कि हमें फंडिंग के लिए कहीं देखने की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन इस सभी प्रोसेस में और आने वाले दिनों में जब हमें अपने कंपनी को आईपीओ में लिस्ट करना है, इस सभी जगह में ये गवर्नमेंट एजेंसीज जो आज हमारी मॉनिटरिंग कर रही है, ये हमारी मदद करेगी। तो दोस्तों, फंडिंग का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज ये फंडिंग का जो आखिरी डॉक्यूमेंट वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद सोमवार के बाद इस सभी ये ट्रांजेक्शन की हम शुरुआत कर सकेंगे जैसे वो बोलेंगे, और जैसे ही शुरुआत होगी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। और दोस्तों, मुझे पता है कि जैसे ये थोड़ा सा डिले हो रहा है उसकी वजह से एक अस्थिरता का निर्माण होता है, थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ी सी चिंता होती है। बिल्कुल डरने की, बिल्कुल चिंता करने की किसी बात की आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। फंडिंग के बारे में बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अभी ये फंडिंग आपके सामने होगी, और सिर्फ फंडिंग नहीं, एक व्यवस्था आपके सामने होगी। ऐसी व्यवस्था जो एमसीएल ने की है और जिसकी वजह से पूरे जिंदगी भर हमें इस फंडिंग की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह का फंडिंग का इंतजाम हमने किया है। आपको, हम किसी को भी ना फंडिंग के बारे में डिस्कस करने की जरूरत होगी, ना इसके बारे में कभी इसके आगे तरफ देखने की जरूरत होगी। हमें तो सिर्फ अपने इस बिजनेस के ऊपर फोकस करना होगा। और दोस्तों, मुझे पता है कि कम्युनिकेशन नहीं है, तो जैसे ही इस काम की शुरुआत होगी वैसे हम इस कम्युनिकेशन की भी शुरुआत करेंगे। इनफैक्ट आज जो माहौल चल रहा है, आज जो सिचुएशन या कंडीशन है हमारे पूरे परिवार में, मैं आपको वादा करता हूं कि
जैसे ही इस ट्रांजिशन की शुरुआत होती होगी, 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर ये पूरी परिस्थिति चेंज होने वाली है। और ये चेंज इसलिए नहीं होगी कि उस 24 घंटे में हम सब पैसे सबको दे देंगे। वो इसलिए चेंज होगी कि वो व्यवस्था आपके सामने होगी। जिस व्यवस्था के बारे में मैं आपको हमेशा बताता हूं, जो व्यवस्था जो आपको हमेशा फंडिंग के लिए निश्चित करेगी, वो व्यवस्था जब हमारे सामने होगी, तब ये सिचुएशन पूरी तरह से चेंज होने वाली है। और भरोसा रखिए इस प्रोसेस के ऊपर, विश्वास रखिए उस पर्पस के ऊपर, उस विश्वास के ऊपर, उस उद्देश्य के ऊपर जो हम करने जा रहे हैं। ये फंडिंग का काम, सबसे पहले तो ये फंडिंग का काम एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। और ये इसलिए नहीं हो रहा है कि आपको और मुझे पैसे की जरूरत है, कंपनी को पैसे की जरूरत है। ये फंडिंग का काम इसलिए हो रहा है कि इस फंडिंग के माध्यम से, इस बिजनेस के माध्यम से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम सब लोग करने वाले हैं, इस प्रकृति के लिए, लोगों के लिए, किसानों के लिए। और इसीलिए ये फंडिंग का काम हो रहा है। एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सबके ऊपर है, प्रकृति का आशीर्वाद, मां का आशीर्वाद। और जैसे ही इस ट्रांजेक्शन की शुरुआत होगी, हम तो सिर्फ मन लगाकर बिजनेस के ऊपर ध्यान देंगे और बिजनेस के माध्यम से अपने विजन और मिशन को पूरा करेंगे। और दोस्तों, बहुत मेहनत की यहां तक पहुंचने के लिए। पिछले 2.5-3 साल में बहुत संघर्ष करना पड़ा इस काम को पूरा करने के लिए। लेकिन ये 2.5-3 सालों में जो भी हमने लूज किया है, जो टाइम, जो वर्क, जो बिजनेस, बहुत अच्छी तरह से इसको कंपेंसेट करेंगे। इस कदर बिजनेस करेंगे कि अगर ये कुछ नहीं होता तो जितना बिजनेस हम कर सकते थे, उससे कई बेहतर बिजनेस हम इसमें करेंगे। लेकिन बात सिर्फ बिजनेस की या पैसों की नहीं है, बात मान सम्मान की भी है। आपने, मैंने, हम सब ने इस बिजनेस को लेके एक कमिटमेंट की है, बहुत सारी जगह पे की। हमारे घर वालों से लेके हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे उद्योजक, हमारे किसान, सबको कहा कि हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसे करेंगे। और जब ये टाइम पे नहीं हुआ तो एक छवि बन गई है हमारी, एक इमेज बन गई है। और मैं आपको वादा करता हूं कि ये छवि और इमेज हम पूरी तरह से बदल के रखेंगे। जो मान सम्मान हमारा ये काम शुरू करने के पहले था, उससे कई गुना ज्यादा मान सम्मान हम प्राप्त करेंगे। और उसका कारण सिर्फ बिजनेस या पैसे नहीं होंगे, उसका कारण होगा वो कंट्रीब्यूशन जो हम करने वाले हैं। आने वाले दिनों में बिजनेस के माध्यम से जो कंट्रीब्यूशन हम सोसाइटी के लिए, इस पर्यावरण के लिए करने वाले, वो हमारा मान सम्मान बढ़ाएंगे। और दोस्तों, इसीलिए शुरुआत करेंगे। जैसे इस ट्रांजेक्शन की शुरुआत करेंगे, हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे, लेकिन बिजनेस इस तरीके से करेंगे, किसी भी कंपनी ने, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक सोचा भी नहीं होगा इस तरह से बिजनेस हम करने वाले हैं। हम बिजनेस को एक आंदोलन की तरह करेंगे, एक क्रांति की तरह करेंगे, दिन रात बिजनेस करेंगे। दोस्तों, वैसी परिस्थिति आज तैयार हुई है। हमने एमसीएल की स्थापना एक उद्देश्य के साथ की है, और वो उद्देश्य है कि हमें इस धरती को, अपनी मां को, इस क्लाइमेट चेंज से, इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है। और इसके लिए सॉल्यूशन है कि ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था नष्ट करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करनी है। लेकिन जिस तरह से आज ये प्रॉब्लम, ये संकट बढ़ चुका है, जिस तरह से ये संकट अभी हर दिन गहरा होता जा रहा है, हमें सॉल्यूशन के ऊपर भी काम वैसे ही, उसी स्पीड के साथ, उसी स्केल के ऊपर करना होगा दोस्तों। और इसीलिए जरूरी है ये आंदोलन। और ये आंदोलन करेंगे लोग, ये आंदोलन करेंगे कस्टमर्स। देखिए, अभी कोई दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी कोई भी कंपनी जब बिजनेस में काम करती है ना, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु होता है कस्टमर। वो पूरी कोशिश करते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की, कस्टमर्स को खुश करने की, उनको सेटिस्फाई करने की। हमारे बारे में, हमारे केस में ये परिस्थिति बहुत ही अलग होगी। यानी हम तो ऐसा बिजनेस करेंगे कि ये बिजनेस करके खुद लोग, खुद कस्टमर्स, और एक आंदोलन की तरह करेंगे। आंदोलन यानी मोर्चे और जुलूस नहीं निकालेंगे, आंदोलन यानी दिन रात बिजनेस करेंगे, और बिजनेस के माध्यम से तेल आधारित चीजों को रिप्लेस करेंगे कृषि आधारित चीजों के साथ। और बिजनेस के माध्यम से हम पूरी दुनिया को बता देंगे कि हर वो चीज जो आज तेल से बन रही है, उसे हम 100% रिप्लेस कर सकते हैं ऐसी चीज के साथ जो कृषि से बनेगी, जिसके लिए रॉ मटेरियल हमारा किसान तैयार करेगा, जो हमारी जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से पूरा भी करेगी, लेकिन साथ ही इस प्रकृति का ख्याल रखेगी। और दोस्तों, ये जो आंदोलन होगा ना, ये आंदोलन लोग इसलिए करेंगे कि हम सभी मनुष्य, हम सभी लोग अपनी प्रकृति के साथ, अपनी मां के साथ बहुत ही इमोशनली, बहुत ही डीपली कनेक्टेड है। हम सभी पर्यावरण का एक हिस्सा है। ये इस नए पर्व के, इस
आंदोलन की, इस बिजनेस की जो शुरुआत करेंगे, उसका शीर्षक ही होगा मां को बचाना है। उसका उद्देश्य होगा मां को बचाना है। और ये जो आंदोलन होगा ये अपनी मां को बचाने के लिए ही होगा। लोग ये जो आंदोलन करेंगे एक्चुअली मां को, इस प्रकृति को बचाने के लिए ही करेंगे। ये बात अलग है कि बिजनेस के माध्यम से वो अपने आर्थिक और सामाजिक प्रॉब्लम दूर करेंगे, बेहतर बनेंगे, लेकिन जो आंदोलन होगा वो अपनी मां के लिए होगा। और दोस्तों, इस आंदोलन का जो मंच होगा वो मंच है 5E मिशन मंच। ये वो मंच है कि जिसमें हम बिजनेस इसलिए करेंगे ताकि बिजनेस के माध्यम से हम 5E यानी 5 वो जो लक्ष्य है जो हमें हासिल करने हैं उसको पूरा करेंगे। दोस्तों, जो भी काम करेंगे, देखो हमें बिजनेस ही करना है, हम कंपलसरी प्रॉफिट का निर्माण करेंगे। हम जो भी बिजनेस करेंगे प्रॉफिट कंपलसरी है। कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस जब करता है तब ऑक्सीजन की तरह ये प्रॉफिट होता है। अगर आपकी कंपनी चल रही है इसका मतलब आपको प्रॉफिट आ रहा है, वो उल्टा है। अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है इसका मतलब आपकी कंपनी चल रही है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो आपकी कंपनी बंद है, तो हम डेफिनेटली हम प्रॉफिट करेंगे, दैट इज कंपलसरी, अनिवार्य है वो। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, ये बिजनेस के माध्यम से हम पर्यावरण का संवर्धन करेंगे। इस बिजनेस के माध्यम से हमारा उद्देश्य होगा कि हम लोगों को सक्षम करें, उनके आर्थिक सामाजिक प्रॉब्लम को दूर करें, ताकि मिलकर हम इस पर्यावरण की मां की रक्षा करें। लेकिन बाकी की जो कंपनियां होती है ना, वो इसका इतना विचार नहीं करती। बाकी के कंपनियों के लिए, बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रॉफिट, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट तैयार करना यही उनका मकसद होता है। और बाकी सब चीजें बहुत ज्यादा सेकेंडरी होती है। इसलिए हम जो बिजनेस करेंगे, हमारे बिजनेसेस में कुछ विशेषताएं होगी इन बाकी बिजनेसेस के कंपैरिजन में। सबसे पहले विशेषता ये होगी कि हम जो भी बिजनेस करेंगे उसमें हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी जरा कम हो। और इसका कारण क्या है कि हमारा उद्देश्य है कि इस प्रकृति का संवर्धन करना है। 5E का पहला यही जो हमारा है कि 100% पर्यावरण का संवर्धन करना है। यानी हमारा पर्पस है कि इस पर्यावरण का ख्याल रखना है। तो उसका सोल्यूशन है कि तेल आधारित चीजों को रिप्लेस करना है कृषि आधारित चीजों के साथ। लेकिन आज ये जो तेल आधारित चीजें या वस्तुएं हैं वो मास प्रोडक्शन में बनती है, वो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में बनती है, बड़े बड़े मशीनों के साथ बनती है, इसलिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है। उसके कंपैरिजन में उनको रिप्लेस करने के लिए जब हम अपने ये कृषि आधारित सस्टेनेबल चीजें बनाएंगे, हो सकता है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा हो सकता है जब हम बिजनेस करें तो हमें प्रॉफिट कम मिले तो चलेगा। क्योंकि ये जो तेल आधारित चीजें है ना, ये बेसिकली जहर है जो हर जगह फैल रहा है, और इस जहर को हम रोकेंगे। अभी देखिए ना, जैसे दिवाली का एग्जांपल है। दिवाली में आज ये जो दिए बेचे जा रहे हैं, ये प्लास्टिक के दिए, प्लास्टिक के गांव में, शहरों में बेचे जा रहे प्लास्टिक के दिए, और इसे हम रिप्लेस करेंगे हमारे मिट्टी के दियों के साथ जो हमारे गांव के लोग तैयार करेंगे। मालाएं जो दिखती है दिवाली में, ये प्लास्टिक के फूल है, इसे हम रिप्लेस करेंगे सच ओरिजिनल असली फूलों की माला के साथ, जिसके लिए किसान हमारा वो फूलों की खेती करेगा। जो भी कंदील हम देखते हैं वो आज प्लास्टिक का है, उसको हम रिप्लेस करेंगे कागज के और बम्बू के कंदीलों के साथ। अब ये वो चीजें हैं, ये वो प्रोडक्ट है कि जो पर्यावरण पूरक है। यानी ये उस झाड़ के पत्ती के तरह है। झाड़ के पत्ते जब झड़ जाते हैं, उसका जो कचरा या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, अगर उसको साफ भी नहीं करे तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि वो पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो अपने आप उसका विघटन होता है। पर्यावरण ने, प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया है कि जिस व्यवस्था में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप उसका विघटन करते हैं, और उस पत्तों में जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो अपनी मिट्टी में घुल मिल जाते हैं। वैसे ही अपने प्रोडक्ट के साथ हो। अगर हम अपनी मिट्टी के दिए को, अगर अपनी फूलों को, या अपने इस पेपर को या कंदील को अगर ऐसे ही पर्यावरण में जाने दे तो भी ये पर्यावरण का नुकसान नहीं करेंगे। ये प्रकृति का एक भाग है, उनका अपने आप विघटन, जो प्रोसेस, जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें होगा। लेकिन वैसे ही प्लास्टिक का नहीं है। प्लास्टिक 100% जहर। प्लास्टिक जहां रहेगा वहां जहर फैलाएगा। आप अपनी प्लास्टिक की बोतल में पानी रख के 4-5 दिन अगर कड़ी धूप पे उसको रखेंगे ना, तो वो प्लास्टिक पानी में उतरता है। ऐसा पानी जब आप पियोगे तो उससे कैंसर होता है, आपका डॉक्टर आपको बताएगा। तो हम हर कीमत में इस जहर को रोकेंगे। भले ही हमें मुनाफा कम हो, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो, लेकिन हम बिल्कुल इस तेल से बनी हुई इस जहर को
बिल्कुल रोकेंगे। दूसरी हमारी विशेषता ये होगी कि हमारा कंपटीशन बहुत टफ होगा, क्योंकि ये जो तेल आधारित चीजें है ना, ये तेल आधारित चीजें यानी लोगों की आदत बन चुकी है। आज भी अगर कई सारे फैमिलीज अगर आप देखोगे कि टूथपेस्ट लेने जब जाते हैं मार्केट में, तो मार्केट में वो टूथपेस्ट नहीं बोलते, वो बोलते कोलगेट चाहिए हमें। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट उनकी एक आदत सी बन गई है। और ये प्रोडक्ट कौन बनाते हैं? तो ये प्रोडक्ट दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां बनाती हैं। वो कंपनी जो दुनिया पे राज कर रही है आज इस प्रोडक्ट बिजनेस के माध्यम से। और उनके कंपैरिजन में, उनके मुकाबले में इस युद्ध को या इस बिजनेस को जितना है, तो उसका एक ही तरीका है, वो है बहुत ही सुपीरियर, बहुत ही बेस्ट ऐसा प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट आयुर्वेदा बेस्ड हो, सस्टेनेबल हो गए, इतने सुंदर इतने अच्छे प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे। और दोस्तों है, अगर आप देखेंगे, देखो आपका भी अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव है कि आजू बाजू जब सस्टेनेबल चीजों की हम देखते हैं व्यवस्था क्या है, तो कई सारे ऐसे छोटे उद्योजक है, कई सारे महिला बचत गट है जो बहुत ही सुंदर ऐसे प्रोडक्ट बनाती है। इसमें से सर्वोत्तम प्रोडक्ट हम चुनेंगे और उसको प्रॉपर पैकेजिंग में नेशनल लेवल पे लॉन्च करेंगे। ऐसा प्रोडक्ट यानी जो इस्तेमाल करने के बाद ये सब आदत ये कस्टमर्स ने भूलनी चाहिए, इस तरह का प्रोडक्ट हम चुनेंगे। और ये ऑलरेडी है, ये हमारे भारत में कई सारे जगह पे है। उसमें से सर्वोत्तम प्रोडक्ट वो सॉल्यूशन होगा कि जिसके माध्यम से हम इस मुकाबले को भी जीतेंगे। तीसरी हमारी विशेषता ये होगी कि हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो सेंटर्स होगी, जो केंद्र होंगे ना, वो छोटे छोटे कॉटेज लेवल इंडस्ट्रीज होगी। ऐसे केंद्र होंगे जो हम गांव में कर सकेंगे, छोटे शहरों में, बाकी जगह पे कर सके, महिला बचत गट कर सके या गुट कर सके, ऐसे इस तरह से छोटे छोटे केंद्र के माध्यम से हम अपने वस्तुओं का निर्माण करेंगे। अब ये जो तेल आधारित चीजें हैं, तेल आधारित चीजों या वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कंपनी है, इनकी अगर आप फैक्ट्रीज देखोगे तो ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स होते हैं, बहुत हाई फाई लेटेस्ट एडवांस ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, प्लांट एंड मशीनरी एडवांस्ड होती है। आज उस फैक्ट्रीज में एआई, रोबोटिक, यानी रोबोटिक तो बहुत ज्यादा लेवल पे अभी मैन्युफैक्चर में उसका उपयोग किया जाता है कि परफेक्शन, बहुत अच्छा ऐसा प्रोडक्ट तैयार। और दोस्तों वही ये एआई और रोबोटिक आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा कारण भी बन चुके हैं, बिकॉज ये कंपनियां इस चीजों की वजह से, ये एआई और रोबोटिक इन चीजों की वजह से कई सारे लोगों को काम से निकाल दे रहे हैं। और ये हर जगह समस्या है, अमेरिका हो, भारत हो, हर जगह। इसके पूरा उल्टा हम एमसेल काम करेगी। एमसेल तो ऐसा काम करेगी, हम ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स बनाएंगे, इस तरीके से चीजों को बनाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम रोजगार दे पाए। और उसी का तरीका है ये कॉटेज इंडस्ट्रीज या माइक्रो स्मॉल एमएसएमई में जो बोलते हैं ना, वो। लेकिन एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बोलता हूं, हमारे जो प्रोडक्ट होंगे ना, जो हाथ से बनाए होंगे या सिंपल सिंपल मशीन से, वो बेहद खूबसूरत होंगे। देखो आज आइकिया जैसी कंपनी फर्नीचर बनाती है, तो किससे बनाती है? वो क्रूड ऑयल से, जो उसका रॉ मटेरियल है उससे। बहुत ही शाइनिंग वगैरह ऐसे वो सब चीजें होती है, लेकिन उससे बहुत बेहद खूबसूरत होते हैं वो फर्नीचर जो हमारे लोग लकड़ी से बनाते हैं, बाम्बू से बनाते हैं। कोई भी प्लास्टिक की चीज आप लीजिए मार्केट से, लेकिन उसको जब आप रिप्लेस करोगे ऐसे चीजों के साथ जो हाथ से बनाई जाती है, वो बहुत खूबसूरत होती है। इनफैक्ट हाथ से बनाई हुई चीजों को पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा कीमत मिलती है, खूब ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। ये हमारा महत्वपूर्ण विशेष होगा। अगली जो विशेषता हमारी होगी वो ये होगी कि ये सब तेल आधारित जो चीजें हैं ना, उसकी मार्केटिंग करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, ये मल्टीनेशनल कंपनी बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स को रखती है, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, इनको रखती है। ये आके वो माल बेचते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सिंपल टॉयलेट का लिक्विड, उसको बेचने के लिए शाहरुख खान भी वहां होता है, अक्षय कुमार भी वहां होता है। सिंपल अपना कपड़े धोने की जो टिकिया या पाउडर होता है, उसको बेचने के लिए खुद अमिताभ बच्चन वहां रहते हैं। हम वैसा नहीं करेंगे। हमारे लिए जो हमारा प्रमोशन है, हमारी मार्केटिंग करेंगे वो लोग जो खुश है, जो समाधानी है, जो आनंदी है ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद। और दोस्तों दुनिया में सबसे बेस्ट, सबसे इफेक्टिव मार्केटिंग अगर कोई है, तो वो मार्केटिंग जो बाय वर्ड, बाय जो कस्टमर करते हैं, उस तरह से मार्केटिंग हम करेंगे।
और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस 5 ई में एक महत्वपूर्ण ई हमारा है एम्पावरमेंट, सक्षमीकरण किसानों का। इसीलिए हम जहां जहां काम करेंगे वहां किसान आज जो फसल तैयार कर रहा है उस फसल के ऊपर प्रोसेसिंग, हम प्रोसेसिंग की यूनिट की शुरुआत करेंगे। जो भी पॉसिबल हो, बहुत बड़े बड़े यूनिट नहीं, लेकिन जो भी सिंपल पॉसिबल प्रोसेसिंग, जिसके माध्यम से हम किसानों को एक सस्टेनेबल, एक शाश्वत इनकम दे पाए। इमीडिएटली फर्स्ट डे पे ही या शुरुआत के पे ही हम लोग बहुत हाईफाई मशीन, हाईफाई प्रोजेक्ट शायद नहीं लगा पाए, लेकिन आज क्या हो रहा है, किसान वो फसल डायरेक्ट मार्केट में जाके बेच रहे। मार्केट में जो उथल फुथल होती है, उतार चढ़ाव होता है, उसको से डायरेक्ट गंभीर परिणाम आज उसके उस अर्निंग के ऊपर हो रहा है। तो हम कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिसकी वजह से उसको चिंता नहीं है, उसको एक डेफिनेट इनकम उसको मिल सके, ये हम काम करेंगे। और दोस्तों इसकी बहुत जरूरत मुझे लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अभी देखिए एक एग्जांपल जो मेरे सामने है और मैं व्यथित होता हूं उस एग्जांपल के वजह से। देखिए कॉटन, कपास एक ऐसा प्रोड्यूस है, एक ऐसी एग्रीकल्चरल आउटपुट है कि जिसके वजह से, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से ये ब्रिटेन, पूरा इंग्लैंड यानी पूरा वो देश जो बहुत गरीब था वो बहुत अमीर बन गया, डेवलप्ड कंट्री बन गया है, सिर्फ और सिर्फ हमारी इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से, कपास, भारत के कपास और इस कॉटन की वजह से। और आज ये वो क्षेत्र है जहां ये कॉटन, जहां कापूस या कॉटन, कपास उसकी खेती की जाती है, वहां सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या हो रही है। बहुत शर्म की बात है। तो हम बिल्कुल कोशिश नहीं, हम बिल्कुल ये काम करेंगे कि जिस तरह से इन चीजों के लिए किसानों को एक अच्छा, एक सस्टेनेबल इनकम मिले, चाहे वो कपास हो, चाहे वो प्याज हो, या कोई भी दूसरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो। शुरुआत करेंगे और जैसे जैसे हम सक्सेसफुल बिजनेस रन करेंगे वैसे ही उसको फिर बेहतर बनाएंगे, एक बेहतर स्केल पे बनाएंगे, एक बड़े बेटर आउटपुट पे बनाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट विशेषता यह भी होगी कि हमारे बिजनेसेस में कोई डेफिनेट ऐसा बिजनेस पैटर्न नहीं होगा। यानी बाकी की जो कंपनियां ये तेल आधारित चीजों जो करती है ना, वो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता लोकल क्या कल्चर है, लोग क्या है। वो काम जो करते करते हैं, जो चीजें वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वही चीज उनकी सब जगह रहती है। उनका एक डेफिनेट बिजनेस पैटर्न होता है, वैसे हमारा नहीं होगा। हम किसी भी तहसील में, किसी भी जगह पे जब बिजनेस की शुरुआत करेंगे या बिजनेस करेंगे ना, हम बिजनेस इसीलिए करेंगे ताकि वहां के लोगों का ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाए, जो हमारा चौथा ई है। यानी वहां के लोग क्या काम करते हैं या कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, तो उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, कौन सा वो बिजनेस है जिसकी वजह से उनकी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटर हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक आर्थिक विकास हो सकता है, उसके ऊपर हम काम करें। यानी कई सारे पहाड़ी इलाका है, नॉर्थ ईस्ट है, कि जहाँ खेती वैसे नहीं होती जहां जैसे हम देखते हैं, तो वहां बहुत अच्छी होती है, वो होता है पशुपालन। तो पशुपालन के ऊपर हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं कि जिसकी वजह से उनको अच्छा इनकम मिले, वो हम काम करेंगे। जो कोस्टल एरियाज है, जो समुद्र को लग के जो गांव है हमारे, तो वहां वहां के लोग क्या कर सकते हैं, या उनका ही जो मच्छीमारी है उसके पर डिपेंडेंट कौन सा बिजनेस हम कर सकते हैं, हम उसके लिए काम करेंगे। तो हमारा जो बिजनेस होगा ना, वो 5 ई मिशन में का उसका एक जो ई है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लोकल, उस पे आधारित हमारा वो बिजनेस प्लान होगा। हर हो सकता है कि हर जगह वो कस्टमाइज्ड लोगों की जरूरत के अनुसार वो बिजनेस का प्लान होगा। लेकिन दोस्तों हम कोई भी बिजनेस करें, एक बहुत ही मूलभूत एक प्रिंसिपल उसका होगा, एक मंत्र होगा कि जो भी बिजनेस हम करेंगे वो बिजनेस कंपलसरी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल होना चाहिए। सक्सेसफुल का मतलब है प्रॉफिटेबल होना चाहिए। और इसका कारण यह है कि हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमें उस बिजनेस को उस पोटेंशियल तक लेके जाना है, उसकी जरूरत जितनी है वहां तक लेके जाना है। और उसको लेके जाने के लिए जो रिसोर्सेज है, यानी नेक्स्ट लेवल की फंडिंग अगर हमें चाहिए, तो कंपलसरी ये एग्जाम्पल, ये मॉडल हमें सक्सेसफुल करके दिखाना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को कि हम इससे पैसा कमाते हैं, और आप जो भी निवेश करेंगे उससे हम ज्यादा पैसा कमा के आपको दे सकते हैं। और जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी, उस सेक्टर में अभी जो बैंक से हम कर्जा लेते हैं, उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी उनको अपेक्षा नहीं है कि इतने ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप हमें रिटर्न दे दो। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसे देने के लिए तैयार है, क्योंकि सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम हर एक बिजनेस को, जो भी बिजनेस हम करें, उसको सही तरह से उसको सक्सेसफुल करके दिखाएं। और दोस्तों हमने एक्चुअली फंडिंग के बारे में ऐसी अरेंजमेंट की है ना, कि हमने इस फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स की एक कॉन्सोर्शियम,
जिसे बोलते हैं कंसोर्शियम या टीम या एक संगठन, जो इंडिपेंडेंट ऑफ कोर्स लेकिन संगठन है, जो तैयार है एनसीएल में निवेश करने के लिए, और जो देख रहा है कि आप अभी जो फंडिंग आपको मिली है उसके साथ आप क्या कर रहे हैं। मोमेंट इस चीजों को, अगर हम इस फंडिंग के साथ जो अच्छे प्रोजेक्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये इमीडिएटली रेडी है इसमें ज्यादा पैसे डालने के लिए, उसको आगे लेके जाने के लिए। ये पूरी व्यवस्था हमने करके दी है, लेकिन उसके लिए जरूरत है कि हम हर बिजनेस जो करें वो मन लगाकर प्रॉफिटेबल एक सक्सेस मॉडल ऐसा करें। और दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पक्का विश्वास है, 100% गारंटी है कि हम वो कर दिखाएंगे। हम हमारे सभी परिवार के इतने अच्छे उद्योजक हैं, अगर आप कंपैरिजन जब मैं करता हूं बाकी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो ऐसे हीरे मिलेंगे ही नहीं कहीं। इस 2.5-3 सालों में जिन लोगों से मैं मिला, जिनको मैंने करीब से देखा, इतने अच्छे लोग नहीं होते कहीं, इतने कैपेबल उद्योजक हो आप सभी लोग, हम सभी लोग। और अभी इस परिस्थिति में भी जो हौसला आपने बनाए के रखा है, जो धैर्य आपने बना के रखा है, ये ऐसी क्वालिटीज है ना, ये नहीं होती किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में। इसीलिए बात सिर्फ सक्सेसफुल बिजनेस की नहीं है, बात तो ऐसी है ना कि अभी इस ट्रांजेक्शन की जैसी शुरुआत होगी ना, हम मिलकर एक बहुत, सच में बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। एक ऐसा आंदोलन करेंगे ना, यानी बिजनेस ही करेंगे लेकिन आंदोलन की तरह करेंगे। और ये ऐसा आंदोलन करेंगे कि अभी रुकेगा नहीं, फिर एक बार शुरू होने के बाद इतनी इतनी इतना पोटेंशियल है आपके, आप सभी में इतनी कैपेबिलिटी है। और वो बैकग्राउंड जो है ना, कि आप क्या पढ़े हो वगैरह, वो सब कुछ लेना देना नहीं, बहुत ही अच्छे उद्योजक हो आप सभी। इसलिए जब इसकी शुरुआत होगी ना, आप इस तरह से बिजनेस करोगे कि वो इन्वेस्टर्स को तैयारी है पैसे डालने के लिए, वो फिर ये साइकिल चलती रहेगी कि आप बिजनेस सक्सेसफुल करके दिखाओगे, वो उसको बड़ा करने के लिए और पैसे डालेंगे, और ये चलता रहेगा जब तक हम उस पोटेंशियल तक नहीं पहुंचते, वो अपने पोटेंशियल को पूरा नहीं करते। और दोस्तों, हम इस बिजनेस के माध्यम से ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था नष्ट करके एक नए पर्व की, यानी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करने वाले हैं। और इस नए पर्व, इस नए अर्थव्यवस्था में वो देश, जिस देश की इस दुनिया में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, वो है भारत। यानी हम जो काम करेंगे ना, हमारे कार्य की वजह से, हम सबके संगठन और मेहनत की वजह से, हम अपने देश को फिर से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे, और मिलकर हम अपने देश को फिर से उस स्थान पे लेके जाएंगे जहां हमारा देश फिर से इस दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर श्याम सर। बाधाएं आती है, घिरे प्रलय की घोर घटाए। बाधाएं आती है, आए घिरे प्रलय की घोर घटाए। पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। दोस्तों, यही संदेश, यही विचार आज डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर ने हमें दिए हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कही है कि जो हमारे संसाधन होंगे, उन संसाधनों का, इस प्रकृति का और स्थानीय वातावरण का सम्मान रखकर हम अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। और जल्द ही इस पूरी प्रक्रिया को धरातल पे कैसे उतारना होगा, और वो उतारने में सबसे अहम भूमिका अगर हम किसी की होगी, तो जो लोग आज साथ मिलकर चल रहे होंगे, जो कदम से कदम मिलाकर चल रहे होंगे, इन्हीं लोगों की होगी। यही संदेश, यही विचार आज डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर ने आज हमें दिए है। तो मैं उनका, हम सभी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरा एमसीएल परिवार से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद यहाँ पर देना चाहता हूँ हेतल मैम का, कि जिन्होंने एक छोटी सी लेकिन संदेशपूर्ण कहानी बताई। यानी अगर एक छोटा सा विचार अगर कृति में, यानी एग्जीक्यूशन में लाया जाए, तो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे बिजनेस की आइडियाज हम सभी के दिमाग में हैं, तो उसे एग्जीक्यूशन की और हम आने वाले समय में ले जाने वाले हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महबूब सर का, कि जिन्होंने खोया, यानी अगर हमारे जीवन चक्र में जो हम चीज़ें खाते हैं, उसमें 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग हम करते हैं, जिसमें है दूध और दूसरा होता है तेल। जो दूध में आज मिलावट की बहुत बड़ी समस्या है, यानी धीरे धीरे हम जहर खा रहे हैं,
ऐसा हमें प्रतीत होता है। और तो इसी दूध में मिलावट कैसी पहचानी जाए, खोया में मिलावट कैसी पहचानी जाए, उन्होंने सिर्फ थियरी में नहीं तो खुद वो व्यवसायिक है और खुद के अपने अनुभव से, स्व अनुभव से उन्होंने हमें बताया। तो धन्यवाद महबूब अली सर। मैं उन सभी चैनल पार्टनर्स, एमईपीज, एमपीओ, एमएसएस, हमारे सीनियर्स, इन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन सभी किसान भाइयों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज तक केमसीएल का साथ दिया है और इस वेबिनार में पार्टिसिपेट किया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं पूरे वेबिनार टीम, संतराम सर, प्रियेश सर, वर्षा मैम, इन सभी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो अविरत तरीके से इस पूरे सेमिनार को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी प्राजक्ता मैम का कि बहुत भरी कठिनाई परिस्थितियों में वो भी इस काम को आगे बढ़ा रही है। और कुछ ऐसे भी चंद चेहरे हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाए रखे हुए हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में उन्होंने आज इस दिए को जलाया रखा है। उन सभी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कुछ आखिरी पंक्तियों से इस वेबिनार को मैं समाप्त करूंगा कि आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए भरी दोपहर में अंधियारा, आओ फिर से दिया जलाए भरी दोपहर में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े बुझी हुई बातें सुलगाए, अंतरतम का नेह निचोड़े बुझी हुई बातें सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न बुलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान का मोहजाल में आप मत फंसिएगा बिल्कुल ही, क्योंकि आने वाला समय एक स्वर्णिम भारत का समय होगा। और इस स्वर्णिम भारत के अगर साक्षीदार कौन होंगे, अगर इस इतिहास को लिखने वाले योद्धा कौन होंगे, तो हम सभी एमसीएल परिवार के लोग हैं। तो आए आगे बढ़ते हैं, फिर से दिया जलाते हैं। और आज का यह सेमिनार यहीं पे खत्म होता है, ऐसे मैं घोषणा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों का मनपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।